हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द वर्धमान हाइट्स में आप सभी का वेलकम है। और क्लास 9th में आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो है एक नए प्रपोज किए गए एटॉमिक मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये एटॉमिक मॉडल नील्स बोहर ने दिया था और उन्होंने जो बताया था इस मॉडल के बारे में वो बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व्स इन न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो हैं विभिन्न प्रकार के ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और इन ऑर्बिट्स को एक स्पेशल नाम दिया गया, वो दिया गया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या फिर बोल सकते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्योंकि अब ये जो ऑर्बिट्स थे तो नील्स बोहर ने जो ऑर्बिट्स बताया उनका नाम भी दिया है स्पेशल। जैसे कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो पहला जो ऑर्बिट है उसे के नाम दिया गया, सेकेंड ऑर्बिट को एल नाम दिया गया, थर्ड को एम दिया गया और फोर्थ वाले ऑर्बिट को एन नाम यहाँ पर उन्होंने दिया था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन डिस्क्रीट्स ऑर्बिट्स के अंदर ही क्या करते हैं, वो रिवॉल्व होते हैं। और जब वो इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब रिवॉल्व होते हैं तब वह किसी भी टाइप की रेडिएशन को एमिट नहीं करते हैं। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था कि उसमें जो था रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रेडिएशंस के फॉर्म में जो है एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं, एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वो रेडिएशन के फॉर्म में जो है अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन उसी स्टेट में रिवॉल्व होता रहेगा। ये अगर एनर्जी को लूज़ करता है उस कंडीशन में, जब जैसे मान लीजिए इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है और इसका जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी एनर्जी भी इस ऑर्बिट की एनर्जी के इक्वल है। अब मान लीजिए जब तक एनर्जी इक्वल रहेगी तब तक वो इसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा। जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी इस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग है, तो जब तक ये एनर्जी इसके बराबर रहेगी इस इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में क्या करेगा, घूमता रहेगा, रिवॉल्व करेगा। लेकिन इसकी एनर्जी यदि कम हो जाए, क्योंकि सबसे हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट, उससे लोअर एनर्जी, उससे लोअर एनर्जी और सबसे लोअर एनर्जी वाला, ठीक है, इसकी एनर्जी अगर मान लो थोड़ी सी भी कम होती है तो वो फिर किधर आ जाएगा, इस वाले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फिर वो यहाँ पर रिवॉल्व होगा। अगर फिर एनर्जी कम हो जाती है तो फिर वापस वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसके नीचे वाली शेल में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वाइल रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट्स, दे डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। मतलब जब वे इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं, जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वे जो हैं किसी भी प्रकार की रेडिएशन या किसी भी प्रकार की एनर्जी को लूज़ नहीं करते हैं। सो ये था नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल। अब हम जो है इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर बात करें तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की, ठीक है। इन चार चीज़ों पे हमको चर्चा करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक यहाँ पे 1 से लगाकर 20 तक के हमने एलिमेंट्स के बारे में यहाँ बता रखा है। और ये सीरियल मैंने इसलिए लिखवाया है यहाँ पे क्योंकि अगर 1 नंबर पे हाइड्रोजन लिखा हुआ मतलब इसके अंदर इस हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1। या फिर यह बोल सकते हैं इनके आगे इनका सबका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के आगे 1 लिखा है मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6। ऐसे ही सिमिलरली क्लोरीन का 17,
आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड जो कैल्शियम है वो 20। इसीलिए इसको सीरियल वाइज रखा है। अब कभी भी आपको सामने आता है, जैसे पूछ लिया जाए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, तो बोलेंगे 15। ठीक, तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर? सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Z से। ठीक है, अब डेफिनेशन पे जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, मतलब किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, 14 हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम समझें तो एक छोटा सा पॉइंट हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। मतलब जैसा कि नील्स बोर ने अभी कि उसके एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व होते हैं वेरियस टाइप के डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, जिसका नाम दिया गया था KLMN। ठीक है, तो जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सबसे बेस्ट जो है तरीका वो है 2n²। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 2n²। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मैं n = 2, यहाँ पे जो n है अगर इसकी वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करेंगे तो जो पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। सेकंड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब 2 × 4 × 8, मतलब सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। वहीं अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें, 18। ठीक है, वहीं अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, फोर्थ ऑर्बिटल की, तो यहाँ हो जाएगा 2 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 32। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और थर्ड में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब जैसे अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखें, चलिए सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ लिखा हुआ इसके आगे 11। ठीक है, अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमको भरना है तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 9। सेकेंड ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, देखो पहले ऑर्बिट में हमने इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए, सेकेंड में कितने आ सकते हैं, 8। 9 में से 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड में कितने आ सकते हैं, 18, और हमारे पास कितना बचेगा इसमें से, अगर 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए तो कितना बचा, 1। तो ये हो गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए इसी प्रकार से अपन सल्फर का लिख लेते हैं। 16 होता है सल्फर का। चलिए पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। 16 में से 2 गए तो 16 - 2 = 4, 14। सेकेंड में कितने आ सकते हैं, 8 भर दिए। ठीक है, थर्ड में कितने आ सकते हैं, 18। अब हमारे पास कितने बचे हैं, 8 + 2 10 और 6 बचे 16 में। देखो 16 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, फर्स्ट में 2 आ गए, सेकेंड में 8 आ गए, तो ये दोनों मिलकर हो गए 10। 10 - 16 मतलब 6 बचा, तो लास्ट वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसमें हमने कितने रख दिए, 6, क्योंकि 6 बचे थे हमारे पास। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है किसका, सल्फर का, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस बेसिस पे हम जो है सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे इसी तरह से इनके भी लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पोटेशियम और इसमें, क्योंकि 19 है तो पहले ऑर्बिट में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 9 लिख सकते हैं तो 19 हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसीलिए, और एनर्जी का लेवल भी थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए ये 2 8 8 और 1 कॉन्फ़िगरेशन को ही शो करता है। इसके आगे अगर बात करें कैल्शियम की तो ये भी क्या करेगा, 2 8 8 एंड 2। ठीक है, हाईली रिएक्टिव है, इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए, और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो है अब इनके रिस्पेक्ट में गलत होगा, इस तरह से ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये दो मैंने बताया है आपको, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28881 28882। बाकी अगर यहाँ तक आप देखेंगे इसका तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 8 और 8 18 है ना,
इसका हो जाएगा क्लोरीन का 2, 8 एंड 7। सल्फर का हमने लिख लिया। फास्फोरस का लिख सकते हैं 15 है, 2, 8, 5। सिलिकॉन का लिखेंगे 2, 8, 4। क्यों लिखा? क्योंकि 14 है। 8 + 2 10, 10 + 4 14। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन सारे एलिमेंट्स के अंदर जो जितने भी एटम्स हैं उन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम इस बेसिस पे निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना होगा, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, या चलो अब इलेक्ट्रॉन को भरना भी सीख लेते हैं, कैसे भरेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे क्लोरीन का ही रखना है। क्लोरीन का अगर हम देखें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या देखा है यहाँ पे, 287। चलो ये न्यूक्लियस है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। थर्ड शेल में कितने हैं? 7। तो 7 लिख दो, भर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रॉन को किस तरह से एटम के अंदर जो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर कैसे भरा जा सकता है वो हमने यहाँ पे देखा। सोडियम का भी देख लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, ठीक है। चलिए ये न्यूक्लियस है हमारा। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है सोडियम का, तो 2, 8 और 1। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने हो जाएंगे? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। थर्ड में कितने हैं? 1। ये थर्ड में मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर दिया। तो इस तरह से हमने सोडियम और क्लोरीन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से देख लिया। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। चौथे ऑर्बिट में बात ही नहीं जाएगी क्योंकि सेकंड ऑर्बिट जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑर्बिट अगर यहाँ देखेंगे हम। अब बात करनी है हमको, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट्स के अंदर भर दिया। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानना चाहते हैं वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि आउटर मोस्ट शेल, मतलब देखो जो सबसे बाहर वाली, जैसे ये बाहर वाली है, इसमें ये बाहर वाली है, तो बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसका क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो आप इसमें अगर देखें तो सबसे बाहर की शेल कौन सी है? ये। इसकी बात करेंगे तो ये बाहर की शेल, 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 ठीक है। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसलिए ये क्या स्टेबल हो गया। ऑर्गन जो है न्यूट्रल गैस है इसलिए यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ देखो लास्ट वाले जो है पूरी कोई भी कंप्लीट नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी किसको बोलेंगे? अब देखिए इसके पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है? 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है। वहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी। इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट काय का रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था इसलिए ईजी गोइंग होता है देना, लेकिन यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन किसी को 5 इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले जरूर सकता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो उसका वैलेंसी, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है ही सही, अगर ये 3 और ले लेता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये जो 3 है ये क्या कहलाएगी? उसकी वैलेंसी। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर 2, 8, 6 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज़्यादा मुनासिब होगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। वैसे ही यहाँ की बात करें हम तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ईजी गोइंग एक्सेप्ट कर सकता है, तो इस केस में इसकी वैलेंसी होगी 1। ये न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन लेने मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा सिंपल होगा इसके लिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है 6 इलेक्ट्रॉन लेने के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। तो फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने जो है रदरफोर्ड का मॉडल देखा, नील्स बोहर का मॉडल देखा,
ठीक है, प्लांक की थ्योरी भी देखी हमने, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ देखा हमने। तो हमारे 9th के सिलेबस में केवल और केवल इतना ही है। अगर इस चैप्टर को ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। 11th क्लास में जब आप आएंगे 11th 12th में, तब केमिस्ट्री में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा एक बार ब्रीफली। आई होप आपको ये जो टॉपिक हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 4 का, उसका आखिरी टॉपिक था, और आज ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।